बच्चों, इसकी पिछली क्लास में हमने एमिनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ा है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसको हमने डिटेल किया। आपने उसे पढ़ा होगा, समझें, है ना। ये एक नया टॉपिक फिर से आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रूप से है। इसका जो टॉपिक का नाम है लैंगिक रूप से संचरित जो रोग है ना, लैंगिक रूप से संचरित रोग। मुख्य रूप से देखिए आप यहाँ पे टॉपिक हमारा लिखा हुआ है क्या, लैंगिक रूप से संचरित रोग। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर यह लैंगिक रूप से संचरित रोग क्या है ना। लैंगिक रूप से संचरित अर्थात लैंगिक रूप से जो एक दूसरे से फैलने वाला जो रोग है वह लैंगिक रूप से संचरित रोग होता है। ठीक है, चाहे वह संभोग के दौरान नर या मादा में अगर कोई रोग है तो संभोग के क्रिया के पश्चात वह नर में, अगर मादा में है तो वह नर पर ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। इस तरीके से अगर नर में है तो वह मादा पर चली जाएगी। इस तरीके से लैंगिक रूप से जो रोग होते हैं वे संचरण होते हैं, फैलते हैं। ये टॉपिक हमने क्लियर किया। अब देखते हैं यह जो बीमारी है ना, यह संचरण रोग है वो किस प्रकार से फैलता है। यह बीमारी जो सामान्यतः लैंगिक रूप से फैलती है ना। लैंगिक रूप से जब संभोग के दौरान ये बीमारी होती है, बीमारी जब रहती है तो संभोग के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाकर पहुंचती है, जिसे एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है। ठीक है, ये बीमारी दूसरे कारकों से भी फैल सकती हैं। मनुष्यों में लैंगिक रूप से संचरित होने वाली जो बीमारियां हैं ये मुख्य रूप से लैंगिक संपर्क होने पर भी फैल सकता है, लेकिन इसका जो अन्य कारण भी हो सकता है फैलने का। ये दूसरे कारणों से भी एक दूसरे तक फैल सकते हैं, संचरित हो सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कुछ अन्य बीमारियां आती हैं जो दूसरे कारकों से फैलते हैं, जैसे गोनोरिया, एड्स, जेनाइटल हर्प, एनजीयू और ट्राइकोमोनियासिस। ये मुख्य रूप से ये रोग हैं जिनके बारे में हम डिटेल करेंगे और उनके बारे में हम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, पहले जो हम पढ़ लेते हैं एड्स के बारे में। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे क्या कहा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप भी इस प्रक्रिया, इस बीमारी को जानते हैं कि यह लैंगिक रूप से संपर्क होने पर यह बीमारी उत्पन्न होती है। जब एक नर एक से अधिक मादाओं से संपर्क बनाता है तो यह बीमारी उत्पन्न होती है। एड्स आज की सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी होती है ना, जिसके निदान का आविष्कार अभी तक नहीं किया गया है। यह बीमारी जब उत्पन्न होती है तो उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इस रोग का पता सन 1981 में अमेरिका ने लगाया। यह रोग एक विशिष्ट प्रकार के विषाणु के कारण होता है। यह जो रोग उत्पन्न होता है एक वायरस के कारण होता है ना। एक विशिष्ट प्रकार का वायरस पाया जाता है जिसके कारण यह रोग शुरू होता है। ठीक है, जब पता लगाया गया 1981 में अमेरिका द्वारा, तो पता चला क्या कि यह जो वायरस फैलता है एक विषाणु के कारण फैलता है, जिसे HCLV ट्रिपल कहते हैं, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस कहा जाता है। ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस कहा जाता है। लेकिन अब इसे HIV के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। इस जो वायरस थी, ये विषाणु थी, पहले इसका नाम क्या था? HCLV3, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3, उसके नाम से जाना जा रहा था। लेकिन अब इसे किस नाम से जानते हैं? HIV के नाम से जानते हैं। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसका जो फुल फॉर्म होता है, आपको पूछा जा सकता है HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस सिंड्रोम। ठीक है। इस तरीके से आप उनका फुल फॉर्म भी याद कीजिए। संक्रमण के बाद, जब यह संक्रमण होता है, बाद एड्स विषाणु जो होते हैं, संक्रमण के बाद एड्स से जो विषाणु होता है, 8 से लेकर 10 वर्ष तक शरीर में ऐसे ही शांत अवस्था में पड़ी रहती है ना। यह संक्रमण जब शुरू हो जाती है तो यह उस नर के शरीर में या मादा के शरीर में यह विषाणु 8 से लेकर 10 वर्ष तक शरीर पर, है ना, उसकी शरीर पर मौजूद रहती है स्थिर रूप से, है ना, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाती। जब एड्स का विषाणु मानव शरीर की HT कोशिका, है ना, धीरे धीरे वो क्या करता है कि शरीर में मौजूद होते होते उसकी प्रतिक्रियाओं को समझता है। समझने के बाद वह शरीर में मौजूद जो HT कोशिका होती है, हेल्पर T कोशिका, उसे मारना शुरू कर देता है ना, उन्हें मारना शुरू कर देता है, जिसके कारण रोगी की जो शरीर के प्रति रक्षी जो निर्माण करने वाली कोशिका होती है ना, ब्लड्स में जो प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं मौजूद होती हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। क्षमता खत्म हो जाती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। व्यक्ति की 3 साल के अंदर क्या हो जाती है? फिर मृत्यु हो जाती है। जब यह बीमारी शुरू होता है उसके 3 साल बाद या 3 साल तक वह जीवित रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बेटा, यह जो बीमारी है वह बहुत ही बड़ी बीमारी है, जिसको अगर हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है ना। लसिका ग्रंथियों का सूजन, इसका जो लक्षण है, लसिका की जो ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाना, है ना, बुखार होना लक्षण है इनका। भारहीनता, वजन में कमी आना, पतले दुबले होना, कमजोरी आना, पतली दस्त हो जाना और चमड़ी में खुजली होना, है ना। अनिद्रा, बहुत ही कम नींद आना, पूरी तरीके से वह नींद नहीं ले पाता है, अनिद्रा। मुंह में छाले बनना, रात में पसीना निकलना, है ना, यह जो उल्टा प्रक्रिया होती है उसमें, ये उसके लक्षण हैं। ठीक है। लसिका की ग्रंथियों जो होती है उसमें सूजन आ जाते हैं, बुखार, भारहीनता, कमजोरी, पतली दस्त, चमड़ी में खुजली, अनिद्रा, मुंह में छाले बनना, रात में पसीना निकलना, ये सभी उसके क्या हैं? लक्षण हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इस रोग के विषाणुओं का रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के संचरण माता से शिशु में, अगर माता के पेट में पल रहे, जो गर्भ में पल रहे शिशु के अंतर प्रभाव डाल सकता है। अगर माता को यह संक्रमण है तो वह संक्रमण उसके अंदर जो पल रहे शिशु तक यह फैल सकता है। ठीक है। इस तरीके से वह संचरण होता है। यांत्रिक संपर्क से, है ना, यांत्रिक संपर्क से यह हो सकता है। ठीक है। लैंगिक संपर्क से, संभोग के दौरान भी हो सकता है यह क्रिया। रुधिर तथा अंग प्रत्यारोपण, जब ब्लड डोनेट किया जाता है या अपनी जो शरीर के किसी अंग को डोनेट किया जाता है, उससे भी यह दूसरे व्यक्ति तक क्या हो सकती है? पहुंच सकती है। ठीक है। संक्रमित
सुइयों के उपयोग द्वारा। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसे एड्स है, अगर उसके ऊपर सुई लगाया गया, उसे सुई लगाया गया और उसी सुई से दूसरे व्यक्ति को जब इंजेक्शन दिया गया तो वह भी उससे फैल सकता है। ठीक है। होमोसेल्युअल समलैंगिक है ना, समान लैंगिक ड्रग्स के आदी होते हैं और कई लोगों से लैंगिक संबंध रखने वाले जो ड्रग्स के आदी होते हैं, और कई लोगों से लैंगिक संबंध रखने वाले लोगों में इस रोग के पाए जाने की बहुत अधिक संभावना होती है। ठीक है। जो नशा है ना, अर्थात जो अत्यधिक नशा, कहने का मतलब ड्रग के आदी हो जाते हैं, बिना ड्रग के वे जीवित नहीं रहते, है ना। और कई व्यक्तियों से, कई पुरुषों से, कई महिलाओं से जब संपर्क बनती है तो उससे भी यह रोग हो जाता है। संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एड्स का एक अन्य रूप भी होता है जिसके कारण ज्वर रहता है, लिम्फ ग्रंथियों का सूजन होना। हमने इसके जो लक्षण पढ़े उसी लक्षणों को यहाँ पर बताया गया है कि जो लसिका ग्रंथि होती है उस पर सूजन आ जाता है। हमने एक और लक्षण पढ़ा कि उसमें क्या आना, रात में पसीना आना। इस तरीके से जब उल्टा क्रियाएं चलती हैं, विपरीत प्रतिक्रिया होने लगती है, क्रियाएं चलने लगती हैं, तो उसकी शरीर का जो वजन है, भार है, वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस रूप को ARC, जिसका जो फुल फॉर्म होता है, ARC का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ARC का मतलब क्या होता है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसको आप ध्यान से याद कीजिए, हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अब इसकी हम पहचान देख लेते हैं, किस प्रकार से इसकी पहचान कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए, एड्स पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके रक्त के सीरम में उपस्थित कुछ विशेष प्रकार की प्रतिरक्षी की उपस्थिति से की जा सकती है ना। जब किसी व्यक्ति को एड्स है तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि उसके ब्लड्स में, है ना, ब्लड्स में मौजूद जो सीरम है, उस सीरम में कुछ प्रतिरक्षी मौजूद होंगे लड़ने के लिए। कुछ ब्लड्स, है ना, ब्लड्स की जो कोशिकाएं हैं, HT कोशिकाओं को मारने का काम कर रही होंगी, है ना। HT कोशिकाओं को, हेल्पर T कोशिकाओं को जब वे खत्म करने लगेंगी या खत्म कर रही होंगी, तब हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को क्या है, एड्स है। ठीक है। इसका हम पहचान कर सकते हैं कि इसकी रक्त में, सीरम में उपस्थित जो मौजूद होता है क्या, प्रतिरक्षी, जो क्या करता है, HT कोशिकाओं को, हेल्पर कोशिकाओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिससे रक्त की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, प्रतिरक्षात्मक क्षमता होती है, वह नष्ट हो जाती है। किसी भी बीमारी से वह लड़ नहीं पाता है। ठीक है। अब उसका हम नियंत्रण किस प्रकार करें, है ना। तो रक्ताधान और अंग प्रत्यारोपण के समय एड्स की उपस्थिति की जांच कर लेनी चाहिए। जब आप रक्त क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, या आपके किसी अंग को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड्स डोनेट कर रहे हैं या अंग को प्रत्यारोपित कर रहे हैं, उस समय आपको क्या कर लेना चाहिए, एड्स की उपस्थिति का क्या कर लेना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए, चिकित्सकीय उपाय कर लेने चाहिए। समलैंगिक तथा वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध होना चाहिए, है ना। समलैंगिक, एक से अधिक व्यक्तियों से लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए,
है ना। और वेश्यावृत्ति की जो प्रतिबंध होना चाहिए, यह वेश्यावृत्ति की जो प्रतिबंध है ना, यह जो प्रतिक्रिया होती है उसको रोक देना चाहिए। एक सिरिंज का केवल एक बार ही उपयोग करना चाहिए। यह सलाह सभी को लेनी चाहिए कि एक सिरिंज में एक ही व्यक्ति को इंजेक्शन दी जानी चाहिए या एक सिरिंज से किसी एक व्यक्ति पर ही ट्रायल किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए। उस सिरिंज का उपयोग दूसरे व्यक्ति पर नहीं करना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए, ताकि उसमें अगर कोई बीमारी है तो वह दूसरे व्यक्ति तक ना फैले। ठीक है। एड्स का उपचार किस प्रकार से होगा? एड्स के सही उपचार की खोज अब तक नहीं हो पाई है ना। एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी इसके निम्न उपचार बताए गए हैं। किस प्रकार से? बुल्गारिया के एक वैज्ञानिक ने, कहाँ के? बुल्गारिया के एक वैज्ञानिक ने इसके लिए TIAS नामक क्या इंजेक्शन का आविष्कार किया है। TIAS, ध्यान से सुनिएगा। बुल्गारिया के एक वैज्ञानिक ने एक आविष्कार किया इंजेक्शन का, उसका नाम क्या था? TIAS। ठीक है। यह इंजेक्शन विषाणु रोकथाम करता है, विषाणु को रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है, उसे निष्क्रिय कर देता है, उसके हर एक क्रियाओं को निष्क्रिय कर देता है, इसे दूसरे के शरीर में प्रवेश करने से भी रोक देता है ना। दूसरा, एड्स के लिए जीन थेरेपी भी कारगर सिद्ध हुई। एड्स के लिए जीन थेरेपी, इसके द्वारा लिम्फोसाइट, WBCS, वाइट ब्लड सेल्स की जीन थेरेपी दी जाती है। ठीक है। अगला तीसरा नंबर हमारा कहता है कि एड्स के लिए AZT औषधि का उपयोग किया जाता है ना। एड्स के बचाव के लिए AZT जो औषधि बनाई गई थी उसका उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 1991 में आयोजित सम्मेलन द्वारा एड्स के लिए कंपाउंड Q औषधि को अधिक कारगर माना गया था, है ना। WHO की तरफ से एड्स के लिए सबसे कारगर साबित हुआ था कंपाउंड Q औषधि का नाम है ना। यह मुख्य रूप से था कंपाउंड Q। ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है वह क्या है हमारा? गोनोरिया। गोनोरिया या गोनोमेह, गोनोरिया या गोनोमेह, ये जो हमारा मुख्य रूप से पॉइंट है हमारा। किस प्रकार से हम कह सकते हैं? गोनोरिया और गोनोमेह एक प्रमुख यौन संक्रामक रोग है। जिस प्रकार से लैंगिक संबंध होने से एड्स होती है, उसी प्रकार से यह भी लैंगिक संबंध होने से यौन संक्रामक रोग है, अर्थात लैंगिक संपर्क बनाने से यह रोग आती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चली जाती है, जो सामान्यतः संभोग द्वारा फैलती है। हमने कहा कि लैंगिक रूप से यह क्या होती है? जब एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों से क्या करता है? संभोग करता है। एक नर एक से अधिक मादाओं के साथ जब संपर्क बनाता है तो उससे क्या होती है? यह रोग होती है। ठीक है। यह रोग नेसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु का नाम क्या है? नेसेरिया गोनेरी। उस जीवाणु के कारण यह होता है। मुख्यतः यह रोग रोगी मादाओं में फैलता है ना। यह जो रोग है मुख्य रूप से मादाओं में ही फैलता है। ठीक है। इस रोग के रोगी के मूत्र मार्ग में शोध का या सूजन आ जाती है।
इस रोग से जो व्यक्ति पीड़ित होती है, जो मादा पीड़ित होती है, उसके मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। मूत्र मार्ग में क्या आ जाती है? सूजन बन जाती है, सूजन आ जाती है। जब सूजन आ जाती है तो उसे मूत्र को त्यागने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसे मूत्र को त्यागने में कष्ट होता है, पीड़ा होती है। रोग के अनुपरांत, है ना, अनुपरांत, रोग के उपरांत की जो ग्रंथियां होती हैं वे बढ़ने लगती हैं। जितनी भी ग्रंथियां होती हैं वे चाहे लसिका ग्रंथि हो या पीयूष ग्रंथि हो, ये सभी ग्रंथियां क्या होती हैं? आकार में बढ़ने लगती हैं। इसका मुख्य लक्षण है कि ग्रंथियां क्या होने लगेंगी? अब बढ़ने लगेंगी। मूत्र मार्ग में क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा और रोगी को क्या आने लगेगी? ज्वर आने लगेगी, बुखार आने लगेगा। रोगी लैंगिक दृष्टि से बंध्य हो जाता है, लैंगिक दृष्टि से बंध्य हो जाता है। ठीक है। रोगी के अंतिम चरण में उदर की प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक होता है। यह रोग संक्रमण स्त्री से सहवास करने पर पुरुषों को हो जाता है। यह जो रोग है स्त्री के साथ अगर संभोग करता है पुरुष, तो उस पुरुष पर क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है, पहुंच जाता है, फैल जाता है। इस प्रकार से गोनोरिया रोग भी एड्स की तरह क्या होती है? फैलती है। यह भी एक लैंगिक रूप से फैलती है। ठीक है। आइए इसके आपको लक्षण बता दूं, किस प्रकार से इसके लक्षण होते हैं, है ना। संक्रमण के 2-3 दिन बाद ही रोगी के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। जब यह संक्रमण उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, उसके 2-3 दिन बाद उसमें लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उस रोगी के शरीर पर यह लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं। स्त्रियों में इसके जो लक्षण मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, हमने कहा कि गोनोरिया जो यह रोग है वो एड्स के समान ही है, लेकिन मुख्य रूप से यह मादाओं में होती है, स्त्रियों में होती है। ठीक है। लेकिन वे इसके वाहक होते हैं। वाहक कहने का मतलब जिस तरीके से, है ना, हमें कहीं जाना रहता है, हम क्या करते हैं? बस या बाइक्स या साइकिल का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और हमारा जो साधन है वह हमारा क्या है? वाहक है, हमें पहुंचाने का काम करता है। तो इस गोनोरिया जो बीमारी है उसमें मुख्य रूप से वाहक का काम कौन करते हैं? स्त्री करती है। एक वाहक का काम करती है जो एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक वह पहुंचाने का कार्य करती है, मध्य उसके वाहक का कार्य करती है। नर में संक्रमण के 2 या 3 दिन बाद मूत्रनली के मुंह पर तेज खुजली होना शुरू हो जाता है। मूत्र मार्ग में मूत्रनली के ऊपरी हिस्से पर खुजली होना शुरू हो जाता है, एवं मूत्र द्वार के पेशाब के साथ सफ़ेद दूध के समान मवाद आता है ना। उसे जब यह संक्रमण होता है उसके 2 या 3 दिन बाद मूत्र मार्ग में तेजी से खुजली होना शुरू होता है और मूत्र मार्ग से मवाद के रूप में पेशाब के साथ सफ़ेद दूध के समान मवाद निकलता है ना। पेशाब करते समय उसे क्या होती है? जलन होती है। ध्यान से सुनिएगा उसके लक्षण। पेशाब लाल रंग एवं गर्म होती है। उसका कलर भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। पेशाब रुक रुक कर होता है जिससे उसको परेशानी होती है, उसको कष्ट होता है। ठीक है, शिशु मुंड में सूजन आती है। मूत्र मार्ग की जो ऊपरी हिस्से होती हैं, है ना, उस पर क्या आने लगती है? खुजली होने लगती है, सूजन आने लगती है। शिशु मुंड जिसे कहा जाता है। अंडकोश
या शिशु मुंड पर सूजन आ जाती है। अंडकोश और शिशु मुंड पर क्या आने लगती हैं? सूजन आने लगती हैं। 7 से लेकर 14 दिन के उपर्युक्त लक्षण धीरे धीरे से क्या होने लगते हैं? अब कम होने लगते हैं। ये 7 से लेकर 14 दिन के अंदर ये जो हमने ऊपर लक्षण पढ़े कि शिशु मुंड में सूजन आ जाना है ना, अंडाशय पर सूजन आ जाना और मूत्र मार्ग में खुजली होना, ये सभी लक्षणें क्या होने लगती हैं? अब धीरे 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 करके क्या होने लगती हैं? कम होने लगती हैं। लेकिन सूजन रहती ही रहती है, सूजन बरकरार रहती है, बनी रहती है। पुराने रोगी को जलन नहीं होता। जिस रोगी को यह पहले से यह रोग होता है और कई वर्ष हो जाते हैं उसे जलन नहीं होता, लेकिन पेशाब के समय मवाद अवश्य ही निकलता है। रोग के लक्षण दिखने के बाद तुरंत यौन रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस रोग के बारे में अगर पता है, सामने वाले को पता है, तो उसे क्या करना चाहिए? चिकित्सकीय इलाज करानी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना करने से यह क्या हो सकती है? एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है, संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इसका रोकथाम किस प्रकार से होना चाहिए कि लैंगिक संबंध जो होती है स्थापित करने से बचना चाहिए। वैश्यागमन अर्थात एक स्त्री से लेकर एक से अधिक स्त्रियों के साथ संभोग की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अपरिचित लोगों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? गोनोरिया जो बीमारी है उससे बच सकते हैं। इसका मुख्य उपाय क्या है? इस रोग को रोकने के लिए सल्फोनेमाइड और पेनिसिलिन जैसे जो प्रतिजैविक लाभदायक होते हैं, है ना, सल्फोनेमाइड्स इसके रोकथाम के लिए और पेनिसिलिन ये प्रतिजैविक का कार्य करती हैं, है ना, लड़ने की क्षमता को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं, ब्लड से की लड़ने की क्षमता को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा साफ साफ विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। हमें एक ध्यान में रखना चाहिए कि हम अनजान व्यक्तियों से शारीरिक संबंध ना बनाएं। ठीक है, लैंगिक संबंध ना बनाएं। वैश्यावृत्ति से भी बचना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने एड्स के बारे में पढ़ा और गोनोरिया के बारे में पढ़ा। हम इसकी अगली क्लास में उपदंश के बारे में पढ़ेंगे, जो भी एक प्रकार का बहुत भयावह बीमारी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।